आज की कहानी सुनकर आप भी कुछ सेकंड्स के लिए ना सोच में पड़ जाओगे कि यार ऐसा भी कभी हो सकता है। क्या कभी किसी की लाश उठ के खड़ी हो सकती है, अपने पति के लिए खाना बना सकती है, उससे बात कर सकती है। वेल, आज की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले से। यहाँ पर दीपक नाम का एक लड़का रहता था और बात कुछ 60 साल पुरानी है। बीए की डिग्री ले लेने के बाद दीपक ने एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी और ट्रांसफ़र्स की वजह से वो बड़वानी के बाहर ही रहता था। अब जब वो अच्छा कमाने लग गया था तो उसके माता पिता ने दीपक पर एक प्रेशर बनाना चालू किया कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और माँ बाप के दबाव में उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। स्नेहा नाम की लड़की से दीपक की शादी होती है। धूम धड़ाके से दोनों की शादी होती है और फिर वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर वापस से अपने शहर लौट जाता है जहाँ पर वो नौकरी कर रहा होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी एक दिन खबर आती है कि दीपक, तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे। दीपक, जो उसके माँ बाप का इकलौता बेटा था, वापस अपने गांव बड़वानी आता है अपनी पत्नी स्नेहा को लेकर। दीपक ने कहा कि अब जब मेरे माता पिता ही यहाँ पर नहीं रहे हैं तो अब मैं इस खेती बाड़ी, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा घर है, इसका मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में बाहर ही रहता हूँ और मेरा कोई भाई भी नहीं है जो इस पूरी प्रॉपर्टी की देख रेख कर सके। इसलिए हम इसे बेच के ही निकलते हैं। एक दिन की बात है, स्नेहा घर पर अकेली थी। स्नेहा कुएं से पानी भरने के लिए चलने लगी और कुएं के अंदर बाल्टी डालकर पानी को ऊपर खींच ही रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसको पीछे से किसी ने धक्का दिया। लेकिन उसकी कुएं पर और रस्सी पर पकड़ मजबूत होने की वजह से वो कुएं में गिरते गिरते बची और पसीने से लथपथ हो गई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ कर आया, उसे धक्का दिया, लेकिन वो बच गई। और जब वो पलट के देखती तो वहाँ कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसी दिन खाना वाना खाकर जब रात में दीपक और स्नेहा सो रहे थे, तब स्नेहा को फिर से ऐसा एहसास हुआ कि खिड़की में से उसे कोई देख रहा है। स्नेहा ने एकदम से खिड़की की ओर झाँका तो एक काली परछाई तेज़ी से स्नेहा की तरफ आई और स्नेहा की छाती पर चढ़कर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। स्नेहा पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। उसे दीपक पास में सोया हुआ भी दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो उस परछाई के नीचे इतना बुरी तरह से दब गई थी कि ना तो वो चीख पा रही थी, ना वो हिल पा रही थी। केवल उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। लेकिन वो फिर भी पूरी ताकत लगा के ज़ोर से चिल्लाती है, दीपक। दीपक एकदम घबरा के उठता है और दीपक देखता है कि स्नेहा की आंखें बंद है और वो छटपटा रही है। दीपक ज़ोर से चिल्लाता है स्नेहा, और स्नेहा को झंझोड़ देता है। एकदम स्नेहा की आंखें खुलती हैं और पसीने में लथपथ स्नेहा चारों ओर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। दीपक को लगता है कि स्नेहा ने कोई बुरा सपना देखा है। उसे बोलता है कि सो जाओ स्नेहा, कुछ नहीं है। अगले दिन दीपक को एक खत मिलता है जिसमें उसके बॉस ने बोला है कि तुम्हें कुछ समय के लिए आना पड़ेगा, सिर्फ 1-2 दिन का काम है। दीपक स्नेहा से कह के कि उसे कुछ काम है चला जाता है और कहता है कि तुम थोड़ा घर का ध्यान रखो। स्नेहा घर पर अकेली होती है। स्नेहा वापस से ऐसा महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है। जब वो रसोई में खाना बना रही है तो कोई पीछे खड़ा है। जब वो पीछे बाड़े में गाय भैंस की तरफ जाती है दूध निकालने के लिए, तब भी ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब स्नेहा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। दोपहर का समय था। स्नेहा ने खाना पीना सब करके दोपहर की नींद लेने की सोची। वो नींद लेने जा ही रही थी कि उसकी नज़र पड़ती है घर के पंखों पर, जो बहुत पुराने हो गए थे। उसने सोचा कि सोने से पहले क्यों ना थोड़े से पंखों की सफाई कर ली जाए, ताकि कभी कोई घर खरीदने के लिए आ जाए तो उसे घर गंदा ना लगे। वो एक स्टूल लेकर आती है और पंखा साफ़ करने लगती है कि तभी उससे वापस से महसूस होता है कि कोई तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ के आ रहा है। और वो कुछ समझ पाती इसके पहले कि कुछ रिएक्ट कर पाती, वो गिर पड़ती है। दीपक अपना काम कंप्लीट करके घर के लिए निकल चुका होता है और शाम तक घर पहुंच जाता है। घर पहुंच कर देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। पीछे गाय और जो भैंसें बंधी हुई है वो भी अजीब सी आवाज़ें कर रही हैं, चिल्ला रही हैं। दीपक को भी कुछ अजीब सी घबराहट सी होती है घर में एंटर करते वक्त। जब वो आवाज़ देता है स्नेहा, तो स्नेहा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, बट वो किचन में खाना बना रही होती है। दीपक बोलता है कि स्नेहा, मैं अपना काम करके आ चुका हूँ, क्या कोई ग्राहक आया था घर खरीदने के लिए? स्नेहा मुंडी हिला के बोल देती, नहीं कोई नहीं। बोलता है चलो खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। स्नेहा
किचन में से खाना लेकर आती है तो दीपक देखता है कि अच्छा, आज तुमने दाल बाटी बनाई है। लेकिन दीपक को एक डाउट जाता है मन में कि स्नेहा ने शादी के इतने सालों तक तो कभी दाल बाटी नहीं बनाई थी। और उसे याद आता है कि स्नेहा ने एक बार कहा भी था कि उसे दाल बाटी बनाना नहीं आता। तो आज फिर अचानक इसने दाल बाटी कैसे बना ली। खैर कोई बात नहीं, वो दाल बाटी खाता है और स्नेहा कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। दीपक को भी अजीब लगा, दीपक ने क्या कुछ हुआ है क्या। तो फिर मुस्कुरा के वो बोल देती है कुछ नहीं हुआ और अंदर चली जाती है। दोनों सोने के लिए जाते हैं। स्नेहा भी आकर सो जाती है और सुबह सुबह 4:30-5 बजे की बात है। स्नेहा जब अपने बिस्तर से उठ के बाहर जा रही होती है तो उसके तकिए पर कुछ खून के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। दीपक बोलता है कि स्नेहा, तुम्हारे तकिए पे खून, क्या तुम्हें कुछ चोट लगी है। स्नेहा बोलती है कुछ नहीं हुआ, बस सर में मामूली सी चोट लगी है। दीपक बोलता है मामूली सी चोट तो तुमने मुझे बताया नहीं, और तुम्हें रात में कैसे चोट लग गई। वो बोलती है कुछ नहीं, कल दिन में मैं गिर गई थी। दीपक बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखो, क्या मैं तुम्हारे डॉक्टर के पास ले चलूँ। बोलती है नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा कह के दीपक उठता है। फिर कुछ सरपंचों से मिलकर जब वो शाम को वापस आता है तो उसको घर में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वो बोलता है कि यार ये अजीब सी स्मेल किस बात की है। वो देखता है खिड़की में से कि स्नेहा बड़े ही अजीब तरीके से कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है और छत की ओर देखे जा रही है। उसका जो सर है वहाँ पर अभी भी खून के निशान दिखाई पड़ रहे हैं, खून सूख चुका है, काला पड़ चुका है। उसके बाल भी बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आज वो नहाई नहीं है, बाल नहीं बनाए हैं। आज वो बड़ी ही अजीब सी हालत में बैठी हुई है। दीपक उससे आवाज़ देता है स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। वो कोई जवाब नहीं देती है। जब दीपक उसकी तरफ बढ़ता है और ज़्यादा बदबू आती है। स्नेहा को जैसे ही वो कंधे पर हाथ रख के बोलता है स्नेहा, स्नेहा जब उसकी तरफ पलट के देखती है तो मानो दीपक की रूह कांप जाती है। स्नेहा का चेहरा पूरा नीला पड़ चुका है, उसकी आंखें भी नीली पड़ चुकी हैं और स्नेहा के चेहरे की चमड़ी भी लटकने लगी है और उसमें से बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है। ऐसी बदबू जब कोई इंसान की लाश सड़ जाती है वैसी बदबू आ रही होती है। और स्नेहा बोलती है स्नेहा कौन, मैं आशा हूँ, मैं वही आशा हूँ जिसे तुम पसंद करते थे और मैं भी तुम्हें पसंद करती थी। दीपक इतना सुन के घबरा जाता है और वो पीछे हट जाता है और जोर से चिल्लाता है स्नेहा। स्नेहा खड़ी होकर बोलती है कहा ना तुझे, मैं आशा हूँ। ऐसा सुन के दीपक तेजी से बाहर भागता है और अपने दोस्त के घर जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि क्या तुझे आशा याद है। वो कहता हाँ वही आशा ना जिसे तू पसंद करता था। दीपक बोलता है कि हाँ वही आशा, वो आशा कहाँ है। तो दीपक का दोस्त कहता है कि तुझे पता नहीं, आशा ने भी 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। दीपक बुरी तरीके से काँप रहा होता है। वो उसे बताता है कि स्नेहा ने कैसे खुद को आशा बताया और उसका शरीर सड़ रहा है। दीपक का दोस्त और दीपक दोनों गांव के महंत के पास जाते हैं। महंत यानी कि पुरोहित या पंडित जो कि पूजा पाठ करते हैं। वो उन पंडित जी को जाकर सारी बात बताते हैं। पंडित जी तुरंत, जो कि माँ काली के उपासक थे, एक पानी का कलश लेकर दीपक के घर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं उन्हें आभास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत है। वो स्नेहा को देखते हैं तो स्नेहा वहीं उस कुर्सी पर बैठी है और छत को देख रही है। वो स्नेहा को आवाज़ देते हैं स्नेहा। स्नेहा वापस से बदली हुई आवाज़ में बोलती है तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मैं स्नेहा नहीं आशा हूँ। पंडित जी उससे पूछते हैं कि तुम आशा हो तो फिर स्नेहा कौन है। तो आशा, जो कि अब स्नेहा के शरीर में जा चुकी है, हंस के कहती है कि उसे तो मैंने कब का ऊपर पहुंचा दिया है। यह स्नेहा मेरे दीपक से शादी करेगी, ऐसा कह के हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर मानो 1 मिनट के लिए दीपक और उसका दोस्त इतने बुरी तरीके से घबरा जाते हैं कि वो वहीं पर खड़े के खड़े जम जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि अगर तूने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मेरे हाथ में जो पवित्र गंगा जल है मैं तुझ पर छिड़क के तुझे यहीं पर जला कर राख कर दूंगा। आशा बोलती है भले ही मुझे जला के राख कर दो, पर मेरा बदला तो पूरा हो गया। मैंने इस स्नेहा को अपने रास्ते से हटा दिया है और अब दीपक को मैं मेरे साथ ही लेकर जाऊंगी। पंडित जी कहते हैं कि देख अभी भी तेरे पास में समय है, बता दे तू कौन है और यहाँ पर क्या करने आई है। तब आशा कहती है कि मैं भी दीपक को मन ही मन पसंद करती थी और ये भी मुझे पसंद करता था, लेकिन ना इसने कभी मुझसे
और ना मैंने कभी इससे सच्चाई बताने की हिम्मत जुटाई और इसने स्नेहा से शादी कर ली। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब दीपक को मैं पाके रहूँगी, लेकिन मैं इसे पा ना सकी और इसी वजह से मैंने इसी के घर के सामने वाले कुएं में डूब के आत्महत्या कर ली। और इसके माँ बाप, उन्होंने ये सच्चाई दीपक से छुपाई, इसीलिए मैंने उन दोनों को भी अपने रास्ते से हटा दिया। तब दीपक को समझ में आता है कि उसके माँ बाप का जो एक्सीडेंट हुआ था शायद उसके पीछे भी आशा का ही हाथ है। तो दीपक बोलता है कि तुमने मेरी स्नेहा के साथ क्या किया? तो आशा बोलती है कि जब ये अपने घर पे सफाई कर रही थी और पंखा साफ कर रही थी, तब मैंने इसे इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि इसका सर ज़मीन से टकराया और ये वहीं पर ख़त्म हो गई और मैंने इसके शरीर पे कब्ज़ा कर लिया। तब पंडित जी दीपक को कहते हैं कि क्योंकि स्नेहा मर चुकी थी, उसका शरीर भी मर चुका था और आशा एक मरे हुए इंसान के शरीर में है, इसीलिए इसका शरीर सड़ता जा रहा है, हमें इसका जल्द से जल्द क्रियाकर्म करना होगा। और यह कहते हुए पंडित जी के हाथ में जो शुद्ध गंगा जल था वो तुरंत ही स्नेहा के शरीर पर छिड़कते हैं, जिससे आशा को तकलीफ़ होती है और वो शरीर के बाहर निकल जाती है। स्नेहा का शरीर नीचे गिर चुका है। दीपक अपना होश खो बैठता है और वो भी बेहोश हो जाता है। जब दीपक को होश आता है तब तक स्नेहा के शरीर का अंतिम संस्कार गांव के लोगों द्वारा किया जा चुका था। ये सब देखने के बाद दीपक सहम सा गया और बड़ी ही अजीब सी हरकतें करने लगा। दीपक के दोस्त, गांव के पंडित और गांव के कई लोगों ने दीपक को हंस हंस के खुद से बात करते हुए देखा। लोग अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या दीपक को ये सब चीज़ें देखकर झटका लगा है या फिर उसके ऊपर भी किसी का साया है। अब गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था दीपक की ऐसी हालत में दीपक को वापस कैसे ठीक किया जाए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया गया, कई तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि दीपक की हालत इतनी ज़्यादा बदतर अचानक से क्यों हो गई। और इसीलिए दीपक को एक पागल खाने में भर्ती करा दिया गया। दीपक अजीब अजीब आवाज़ें निकालता था, कभी कभी हंस के बात करता था, कभी कभी चिल्लाता था, कभी कभी रोता था, कभी कभी खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है इसके साथ। लेकिन उसके आसपास के लोगों का ये कहना था कि दीपक 3 अलग अलग आवाज़ों में बात करता था। एक आवाज़ तो दीपक की थी, लेकिन 2 आवाज़ें औरतों की थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि दीपक के शरीर में आशा के साथ साथ स्नेहा की भी आत्मा ने वास कर लिया था। लेकिन कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था और ना इसका कोई हल निकाल पा रहा था। और एक दिन अचानक से दीपक की भी मौत हो गई। ऐसी हॉरर स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें।